तो देखिए, मैं रिकेप क्लास के माध्यम से तथ्य को ध्यान से समझना है और मैं पूरे ही तथ्य को बहुत एक वे में समझाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनना है एक एक तथ्य को। हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो शब्दभेद है, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखना, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से सुनना। शब्दभेद जो है, अगर कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। क्लियर। उसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। एक पूछा जाएगा एग्जाम में उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। क्लियर। ये तो रहे फैक्ट क्वेश्चन जो कई बार सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे, लेकिन साथ के साथ याद रखना है भाई विकारी शब्द किसे कहते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना है। विकारी शब्द जो कहते हैं ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इनका प्रभाव पड़ता है, वह शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है याद रखने का, वो ये है जो कि परीक्षा में पूछा ही जाना है। चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि क्रिया, चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि क्रिया जो है वो विकारी शब्द है, तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा कि किस समय में या किस काल में क्रिया अविकारी हो जाती है। तो हमेशा याद रखना है भूतकाल के वाक्य में क्रिया सदैव अविकारी होती है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ऊपर लिखा भी है, जैसा कि मैंने जब भी बताया है कि ये मान के चलिए कि राम ने खाना खाया था, सीता ने खाना खाया था। हमने लिंग को भी परिवर्तित कर दिया, बदल कर देखा, लेकिन क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए हमें ये बात याद रखनी है कि क्रिया भूतकाल के वाक्य में क्रिया अविकारी रूप ले लेती है। कई बार बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर मैं अविकारी की बात करता हूँ तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि अविकारी को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। कई बार तो परीक्षा में ये पूछ लिया जाएगा कि अविकारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अव्यय। अविकारी क्या होते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि से के कारण कोई प्रभाव या कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उन्हें अविकारी या फिर अव्यय कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाएगा, इसको विशेष रूप से याद रखना है। इसके अलावा ये प्रश्न आपसे यहाँ से परीक्षा में कई बार देखने को मिलेंगे, चाहे परीक्षा कोई सी भी हो, कांस्टेबल की हो या फिर दरोगा की हो, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इसे याद रखेंगे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक। पहले रूढ़ की परिभाषा सुनेंगे क्या है। यह शब्द, देखिए रूढ़ शब्द क्या है कि वह शब्द जिस शब्द के खंड करने पर, बहुत ध्यान से सुनिए, वह शब्द जिसका अपने आप में तो अर्थ होता है, लेकिन अगर हम उस शब्द के खंड कर दें तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। उनको क्या कहा जाता है, उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि कमल है, पंकज है, पानी है, रोटी है
अब क्या है, अगर आप देखिए इनका अपने आप में तो अर्थ है रूढ़ शब्द का, लेकिन अगर हम इनको तोड़ दें, इनके खंड कर दें, तो खंड का अर्थ नहीं होगा। जैसे कि रोटी को अगर कर दें कि रो अलग टी अलग, कमल को कर दें के अलग, मैं को अलग कर दें और ले को अलग कर दें, यानी कि खंड खंड कर दें, और खंड करने पर तो खंड का अर्थ ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द। फिर से एक बार सुनेंगे, ऐसे शब्द यानी कि ऐसा शब्द जिसका अपने आप में तो अर्थ होता है, लेकिन उस शब्द का अगर हम उस शब्द का खंड कर दें, यानी कि उसके खंड कर दें, पार्ट्स कर दें, तो उन खंड के अर्थ नहीं होते, यानी कि उन खंड का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, तो उस शब्द को क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द। उसके बाद आता है हमारा, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ में क्या है, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका अर्थ विशेष होता है। बस इतनी सी परिभाषा याद रखनी है, बहुत ध्यान से सुनना है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका अर्थ विशेष होता है, यानी कि वो तीसरे को इंडिकेट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि सीधा सा ध्यान रखना, जैसे कि दशानन। दशानन का मतलब है कि रावण, यानी कि तीसरे को इंडिकेट करने वाला। पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण के लिए। त्रिपुरारी, यानी कि अर्थात शिव के लिए। तो ध्यान से सुनना है कि ऐसे शब्द जो तीसरे को इंडिकेट करते हैं, यानी कि अगर मैं इन्हें समास से अगर लिंक कर दूं, तो स्टूडेंट याद रखेंगे, फिर बहुव्रीहि समास के उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि समास में बहुव्रीहि समास ऐसा है जो तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, ध्यान रखेंगे, यौगिक शब्द। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे यौगिक की परिभाषा क्या है। ऐसे जो यह शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों से ही मिलकर बने होते हैं, यानी कि बहुत ध्यान से सुनेंगे, यह शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन दोनों को, उस शब्द को अलग करने पर, ध्यान से सुनना है, उस शब्द को अलग करने पर वह वही अर्थ देता है जो मिले होने पर देता है। यौगिक की परिभाषा में सूक्ष्म अंतर है, बहुत ध्यान से सुनना। यह शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों से ही मिलकर बने होते हैं, यौगिक, लेकिन अंतर क्या है कि शब्द को अलग करने पर वह वही अर्थ देगा जो शब्द के मिले होने पर वो दे रहा था। जैसे कि यहाँ देखेंगे, महासागर, हमने महा को अलग कर दिया है और सागर को अलग कर दिया है, तब भी अर्थ वही है जो मिले होने पर था। कृषक पुत्र, कृषक को अलग कर दिया है, पुत्र को भी अलग कर दिया है, लेकिन अर्थ वही है जो मिले होने पर था। जलधारा, जल को अलग कर दिया है, धारा को भी अलग कर दिया है, लेकिन अर्थ वही था, अर्थ वही है जो कि मिले होने पर था। ठीक है, तो अगर हम देखें स्टूडेंट, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, दोनों ही की परिभाषा में भी सूक्ष्म अंतर है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन तीसरे को इंडिकेट करते हैं, उन्हें तो योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन पृथक करने पर, यानी कि अलग करने पर वो वही अर्थ देते हैं जो मिले होने पर दे रहे थे, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाए। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप था वो ये था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले तो आपको फाइनली ये क्लियर होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। तत्सम की क्या परिभाषा थी? तत्सम की परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्दों के
बदले हुए रूप को ही तद्भव शब्द कहा जाता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गृह, और आज हम क्या कहते हैं, घर। तो गृही जो है वो तत्सम शब्द है, और जबकि घर जो है वो तद्भव शब्द है। क्लियर है? इसके बाद देशज, ऐसे शब्द जो समय परिस्थिति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय लोगों द्वारा स्वयं बना लिए गए। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे शब्द जो समय परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार, ऐसा भी कह सकते हैं, क्षेत्रीय लोगों द्वारा स्वयं बना लिए गए, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे में आप याद रख सकते हैं, लोटा, परात, खचाखच, फटाफट, टरटर, ताला, झंडा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ढोर, डिबरी, झोंपड़ी इत्यादि। क्लियर? इसके बाद आते हैं स्टूडेंट जैसे कि विदेशज शब्द। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं तो बहुत अच्छी तरीके से सुनना। हमारी जो इंडिया की भाषा में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो हमारी इंडिया की भाषा है ना, अरे इधर सुनो, जो इंडिया की भाषा है उसमें जो विदेशी शब्द हैं जो डायरेक्ट इंडिया की भाषा में बोले जा रहे हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि मान के चलो अरबी के शब्द हैं, जैसे कि वकील है, अदालत, मुकदमा, जिला, तहसील, ये अरबी भाषा के शब्द हैं, लेकिन बोले कहाँ जा रहे हैं? इंडिया में बोले जा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा फारसी भाषा के शब्द हैं, बाजार है, बंद है, फारसी भाषा का ही शब्द है, समझ रहे हैं? हिंदी है, खुद फारसी भाषा का शब्द है। बीमार है, दवा है, ये खुद फारसी भाषा का शब्द है। दिल है, फारसी भाषा का शब्द है। अमरूद है, फारसी भाषा का शब्द है, समझ रहे हैं? दरगाह है, फारसी भाषा का शब्द है। तो इत्यादि बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की, शंकर शब्द किसे कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, और यहां से परीक्षा में प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को शंकर शब्द कहा जाता है। पुनः एक बार सुनेंगे ताकि डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को शंकर कहते हैं। यानी कि एक शब्द दो भाषाओं से बना हुआ मिलेगा आपको, लेकिन दोनों, एक जो शब्द होगा वो दोनों जो शब्द होंगे वो अलग अलग भाषा के होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनेंगे, रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और स्टूडेंट गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। और चूंकि मिलकर बना रेलगाड़ी, तो इसलिए चूंकि ये दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, तो इसलिए कौन सा शब्द होगा? शंकर शब्द होगा। जैसे कि बहुत ध्यान से सुने, जिला जज, जिला जज, जिला अरबी भाषा का शब्द है। जज जो है, जज, वो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब चूंकि वो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना, इसलिए वो शब्द कौन सा होगा? शंकर शब्द होगा। क्लियर? जैसे कि रेल यात्रा, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। रेल यात्रा, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यात्रा संस्कृत भाषा का शब्द है। अब चूंकि वो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, तो इसलिए वो कौन सा शब्द होगा? शंकर। अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। नोट पॉइंट और इस क्लास का अंतिम पॉइंट भी, अगर आपसे पूछ लिया जाता है बाजार बंद, तो स्टूडेंट याद रखना है बाजार बंद शंकर शब्द नहीं है। क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं है? क्योंकि बाजार भी फारसी भाषा का शब्द है और बंद भी फारसी भाषा का शब्द है। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर पूछी जाती है आपसे बाजार बंद, तो बाजार बंद
शंकर शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, क्यों नहीं है ये भी सुन लें। क्योंकि बाजार भी फारसी भाषा का शब्द है और बंद भी फारसी भाषा का शब्द है, तो इसलिए ये शंकर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शंकर शब्द के लिए क्या है, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को शंकर कहते हैं। अब ये तो भाषा एक ही है। हाँ, हालांकि अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे सील बंद, बहुत ध्यान से सुनिए, सील बंद, बहुत पुनः सुनिए एक बार ध्यान से, सील बंद अगर पूछा जाता है तो सील जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और स्टूडेंट बंद जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। चूंकि अब ये दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं और जुड़कर क्या बना, सील बंद, तो इसीलिए सील बंद कौन सा होगा, शंकर शब्द होगा। और स्टूडेंट इस बात को नोट करके याद रखना, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर बाजार बंद कभी पूछा जाता है तो देखने में तो ये शंकर सा ही लगेगा, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि बाजार फारसी भाषा का शब्द है और बंद भी फारसी भाषा का शब्द है, तो इसलिए ये शंकर नहीं है। शंकर कब होगा, जैसे कि सील बंद। क्यों? क्योंकि सील अंग्रेजी भाषा का शब्द है और बंद फारसी भाषा का है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल पर प्लेलिस्ट में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो क्लास डाली गई हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देखें। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ स्टूडेंट, यदि आप उन प्लेलिस्ट में डाली गई वीडियो को समझ लेते हैं और उन्हें अपने नोट्स पर लिख लेते हैं तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके सीधे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो प्रत्येक वीडियो क्लास में बताए गए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।